नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा। आज के शो में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान होंगे जिन्हें गौ रक्षक के नाम से पहचाना जाता है, जिन्हें ब्लड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए। समाज सेवी भी हैं और अभी तक हजारों ऐसी निर्धन कन्याएं हैं जिनका विवाह करा चुके हैं। लगातार ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए लोगों की मदद करते हैं और बड़ी संख्या में लोग भी इनके साथ समाज सेवा में जुट रहे हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है डॉक्टर बसंत गोयल हमारे साथ हैं, एमडी गोयल मेडिको से। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। पहला सवाल सर आपसे मेरा ये, क्योंकि आप पिछले 15 से 20 सालों से लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जो निर्धन कन्याएं हैं उनका आप विवाह करा रहे हैं, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? इसके पीछे देखो, जब भी कभी कोई ऐसा बड़ा काम करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई ना कुछ स्टोरी होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट मैं मैरिजेज पे आ गया। इस 15 जनवरी को हमने 26 सनातनी कन्याओं की मैरिज की। एक हमने एक वर्ड चेंज किया। पिछले साल तक हम एक गरीब कन्या वर्ड यूज करते थे, हमने उस वर्ड को एंटायर चेंज कर दिया। और ये मैंने पूरे इंडिया में सब लोगों को बोला है कि कोई भी निर्धन कन्या वर्ड यूज ना करे। जो भी लोग मैरिज कराते हैं सनातनी कन्या यूज करे, सनातनी विवाह यूज करे, सनातनी उत्सव यूज करे। अभी आया कैसे? यदि मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं, किसी फैमिली में उनकी मैरिज पक्की हो गई। देखो, आज भी हमारे भारत देश में ये हम कहते हैं कि पैसे नहीं लगते, शादी ऐसी हो जाए, ऐसा नहीं है। 1 रुपये में शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं संभव है। ये 100% गलत है। मैरिज में एक बजट सेट होता है और मैरिज तभी होती है। आइदर वो लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, ये अलग बात है कि कौन उसको पे करेगा, लेकिन पैसा पैसे की तरह लगता है। तो आज से 20-22 साल पहले एक सनातनी कन्या थी, एक सनातनी बेटी थी। उनके परिवार वाले मेरे पास आए कि हमारे घर में मैरिज है हमारी बेटी की और 4 दिन बचे हैं। हमने और सब तो अरेंज कर लिया, एक टीवी और एक फ्रिज चाहिए। और यदि वो टीवी और फ्रिज उनके घर नहीं गया तो ऐसा लगता है कि शादी में कहीं ना कोई विघ्न आएगा। मैंने उस बात को रियलाइज किया। मैंने उनको नेक्स्ट डे टीवी, उस टाइम में जो टीवी आते थे, अब तो अलग अलग तरीके के टीवी आ गए, फ्रिज, दोनों प्रोवाइड कराए। वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। मैंने उनको अपना नंबर दिया कि कभी आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ हो तो मुझे याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उसे कन्यादान में भागी बन गया। उनके पिताजी तो थे ही थे, लेकिन मैं भी कन्यादान का भागी बना। तो सबसे पहली मेरी इंस्पिरेशन लाइफ की वहाँ से शुरू हुई। कहते हैं ना, जैसे एक जर्नी शुरू होती है किसी की, सनातनी कन्या का महोत्सव या सनातनी कन्याओं को पुण्यसूत्र बंधन में बांधने की शुरुआत जो हुई वो वहाँ से हुई। धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहा। लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि यदि किसी को कुछ नीड हो तो वहाँ चले जाओ और आपकी चीज़ पूरी हो जाएगी। ये करीबन 4-5 साल चला। तब मुझे अंदर से ही फील होने लगा कि अभी तक हम लोग जो कोई मांगते हैं तब हम दे देते हैं। क्यों ना हम सनातनी कन्याओं को इकट्ठा करके उन अपनी बेटियों को इकट्ठा कर लें जिन जिनको मैरिज की ज़रूरत है, और उनकी हम मैरिज करा दें। तो वहाँ से ये स्टोरी मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, आज से 15-20 साल पहले। शुरुआत में जो हमने शादियाँ शुरू की वो 2 शादियों से शुरू की थी, लेकिन वो 2 शादियाँ पूरे सनातनी तरीके से होती हैं। मतलब उसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते। उनका लहंगा भी जो बन के आता है, गुजरात से लहंगा बनता है, और जो बच्चा होता है, जो बेटा होता है जिसके साथ वो पुण्यसूत्र बंधन में बंधने जा रही है, उसकी भी शेरवानी हम गुजरात से बनवाते हैं। तो हमने उनको कभी ये फील नहीं होने दिया कि ये मैरिज कोई और करा रहा है आपके लिए। उनके बाराती भी आते हैं, घराती भी आते हैं, फोटोग्राफर हमारे होते हैं। वो तो सिर्फ हाथ बंद करके आएंगे और रात तक वो पुण्यसूत्र बंधन में बन जाएंगे। अग्नि में जब उनके फेरे भी लिए जाते हैं तो हर कपल के लिए इंडिपेंडेंट पंडित होता है। उनकी एक चढ़त हमारे यहाँ एक चीज़ होती है जिसके अंदर सब लोग नाचते गाते हुए आते हैं, दूल्हे राजा अंदर एंटर करते हैं।
तो वहाँ भी 3 से 4 बैंड होते हैं, दूल्हे राजा एंटर करते हैं। फिर उनको सबसे पहले आपने देखा होगा एक ऐसे एक धागा लगा होता है, फिर उसको काटते हैं, फिर उसको टीका करते हैं। मतलब सारी जो परंपराएं जो सारी परंपराएं हैं हम 100% 99 नहीं मैं कहना चाहता, वो हम पूरी करते हैं। और इस बार 15 जनवरी को ये महोत्सव हुआ। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पूरे वर्ल्ड के लोग थे। वो संत भी आए हैं जो इंडिया से 30 साल पहले माइग्रेट कर गए, जिनका अपना फेयर ही 3-4 लाख रुपए लग गया होगा। वो लोग भी उस सनातनी उत्सव में आए। तो इस बार यदि हम बात करें तो 650 बेटियों को उनके हाथ हमने पीले कर दिए। 650 बेटी, मैं ये अपने आप को प्राउड फील करके कहता हूँ कि एक तो मेरी बेटी है और 650 बेटी हैं। मैं 651 बेटियों का पिता हूँ। और जब उनकी विदाई हो रही होती है तो हम प्रॉपर जैसे कन्यादान एक पिता अपनी बेटी के लिए कन्यादान करता है, उसी तरह हम कन्यादान करते हैं उनका। और हर सामान के साथ अपना एक कार्ड पंच करते हैं। वो कार्ड भी ये वाला कार्ड नहीं, स्टील का कार्ड पंच करते हैं कि आपको कभी भी किसी समय हमारी ज़रूरत हो, हम एज ए पिता, एज ए पेरेंट, एज ए भाई आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। जो आज से जिनको हमने प्रणयसूत्र बंधन में 10 साल पहले बांधा, उनको भी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई। सिर्फ हमारा यहाँ तक पर्पज नहीं है कि उनको हमने उनके हाथ पीले करा दिए और प्रणयसूत्र बंधन में बांध दिया, नहीं। उनकी अगली लाइफ में भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हर पल हम उनके लिए तैयार रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं, तो हम अपने उनसे तजुर्बे से उनको समझाते हैं कि इस चीज़ को ऐसा आप चेंज करिए। तो दे आर लिविंग हैप्पीली, मतलब अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं वो सब लोग। तो मुझे अपने आप पे फ़क्र होता है कि जब हम एक बेटी की शादी की बात करते हैं, यहाँ हमने 650 बेटियों के हाथ पीले करा दिए, तो मुझे कहीं ना कहीं खुद से प्राउड फील होता है कि उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी। यदि आप सम्मान के बारे में बात करते हैं, एक धागा होता है ना, सबसे छोटी चीज़ धागा होता है। धागे से लेके, सिलाई मशीन से लेके, टीवी से लेके, फ्रीज से लेके, वो जब अपने घर जाती है ससुराल में, एक बड़ा ट्रक सामान का जाता है। बेड से लेके, अलमारी से लेके, कोई भी ऐसा सामान नहीं होता जो उसको नेक्स्ट डे के लिए खरीदना पड़े अपने ससुराल में जाके। 100% सामान हम उनको देते हैं, चाहे वो कोई बर्तन हो, चाहे उसकी कोई भी चीज़ हो। और अभी हम एक नेक्स्ट ड्राइव भी कोशिश कर रहे हैं। इस बार बहुत अलग अलग संत आए। कुछ संतों ने हमें कहा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी एक प्रोसीजर है पूरा। 15 अक्टूबर को हम लोग सब जगह बोर्ड्स लगाते हैं कि जिसको भी शादी की वो है वो हमारे पास कांटेक्ट कर ले। 3 महीने वो बोर्ड रहते हैं। ओके। 3 महीने बोर्ड रहने के बाद 15 दिसंबर के दिन तक हम फॉर्म्स लेते हैं उन लोगों से, और कितने ही फॉर्म आ जाएं, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, इस बार एक महामंडेश्वर आई थी हरिद्वार से। उन्होंने कहा भैया अगली बार हम एक चीज़ चाहते हैं, एक तो हमें आप पहले दिन से जोड़िएगा अपने साथ। 501 कन्याओं की मैरिज करेंगे नेक्स्ट टाइम, और लाल किले के प्राचीर से करेंगे। लाल किले के प्राचीर से करने का मतलब क्या हुआ कि वो पूरे भारत देश में एक मैसेज जाता है, क्योंकि ये लाल किला एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो उसके प्राचीर से यदि 501 बेटियों की शादी होगी तो कहीं ना कहीं वो इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बिल्कुल। जिसकी आज जरूरत है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब लोगों में चेंज आने शुरू हो गए हैं। पहला समय था कि लोग सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी जीते थे। ज़रूरत तो अभी भी बहुत है कुछ करने की, लेकिन लोगों ने राह तो पकड़ ली। और ये चेंजेस अभी हम देख भी रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। ये हमारे कंट्री के अंदर आ रहे हैं। अभी एक लड़की है, अभी आपने सुना होगा ये केस, अमरोहा का एक केस सामने आया था। एक छोटी बच्ची, अहाना उसका नाम, उम्र में मुझे लगता है उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 16 साल की उम्र। जब बच्चा जीना सीखता है उस वक्त वो अपने सपने देख रहा होता है ज़िंदगी में, उसको क्या करना है। अच्छा, ये जो फास्ट फूड का चलन है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही हानिकारक है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बीइंग ए डॉक्टर ये बात कहना चाहता हूँ कि जो आहाना का केस है वो कहीं ना कहीं एक सबक है पूरे वर्ल्ड के लिए, अपने भारत देश के लिए तो है ही। उसकी मृत्यु यदि हुई है तो ये सच है वो फास्ट फूड से हुई है। उसकी आंतें फट गई, जब आंतें फट गई तो सब कुछ खत्म हो गया, उसके ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया। जब वो एम्स में लेके आए, उस स्थिति में लेके आए कि जब उसकी पोजीशन इतनी खराब थी कि उसका देवलोक में गमन ही होना था। मैं खुद एम्स गया था उसको देखने के लिए। लेकिन इस सबक से हमें बहुत कुछ सीखना होगा। यदि मैं आज के पेरेंट्स की बात करूं, पेरेंट्स भी अपने आप को कंफर्ट समझते हैं, चलो मंगा लो ना, स्विगी से मंगा लो, इससे मंगा लो, उससे मंगा लो। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिल पाती। यदि मैं मेट्रोज की बात करूं तो यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं मिल सकती, जो ऑर्गेनिक चीज़ें वो सब नहीं मिलता है यहाँ पे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स। यदि उन्हीं सब चीज़ों को पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन आपको मिलेगा, एक या दो चीज, अदरवाइज आप सात्विक खाना खाएं। और ये उनको एडॉप्ट कराना होगा हमें, क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो पुराने स्टाइल से तो नहीं रहे हैं। उनको भगवान भी ना एक सुपर चिप लगा के बेचता है। अब 5 साल का बच्चा जो है वो गूगल करके सब चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। हम और अपनी उम्र की बात करें तो हमें कुछ भी नहीं आता था 5 साल की आयु में। तो आज भगवान उनको सुपर चिप लगा के बेचता है। उतने एक्स्ट्रा एक्टिव बच्चे हैं कि आज यदि पेरेंट्स मना करते हो, चुप के ऑर्डर कर लेते हैं और सामान मंगा लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है इसमें, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। वो उन बच्चों को वो शिक्षा दें जो घर का खाना है वो सर्वोत्तम है। इस केस को साक्षी बनाएं। जैसे आहाना बेटी चली गई, उनके घर वालों से पूछो, ये हमारे लिए तो बहुत इजी है कहना, उनका घर खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं इन सब एग्जाम्पल को हमें अपने दिमाग में रखना होगा। इन एग्जाम्पल्स को सेट करके अपनी आइडियोलॉजी को सेट करना होगा। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं तो इवन लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, कोशिश करते हैं कि हम कुछ हेल्दी ही खाएं, या फिर कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट ज़रूर हो। और पहले के मुकाबले तो मुझे लगता है अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम कई बार देखते हैं, वो भी कोशिश करते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। मन की बात के ज़रिए अलग अलग जगहों पर हमने देखा मैराथन का आयोजन किया जाता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्योंकि आपको कई नामों से पहचाना जाता है, कहीं पर आपको सनातन का बड़ा चेहरा, या फिर कहीं पर आपको ब्लड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कहीं पर आपको गौ रक्षक कहा जाता है, फिर आप अभी एक और आपने संकल्प ले लिया है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे। ज़रा थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और जब ये सब आप सुनते हैं तो क्या क्या फील होता है उस वक्त, मन में क्या आता है? देखो, जैसे आपने अभी बोला तो मेरी अभी सिचुएशन चेंज होने लगी। ये कहना तो बहुत आसान है, गौ रक्षक, ब्लड मैन ऑफ इंडिया, मेडिसिन मैन ऑफ इंडिया। इसको निभाना बहुत मुश्किल है। ब्लड मैन ऑफ इंडिया की यदि आप स्टोरी समझें, आज से मैं करीब 25 साल पहले किसी हॉस्पिटल में गया था, अपनी मदर के साथ गया, तब मेरी आयु रही होगी 22-23 साल। तो वहाँ किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो उनके 25 रिलेटिव वहाँ पे थे, 25 के 25 गायब हो गए। ब्लड का नाम सुना, सब गायब। मेरी जिंदगी की इंस्पिरेशन वहीं से शुरुआत हुई और मैंने प्रण लिया। मैंने बहुत छोटे कैंप से शुरू किया जिसमें 50 यूनिट आती थी। आज आप विश्वास नहीं कर सकते, मेरे जन्म दिवस से पिछली बार 6 जुलाई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम दर्ज हुआ है। पहली बार कोई ब्लड डोनेशन कैंप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल हुआ। कैसे हुआ? ये कोई छोटी बात नहीं है। सुबह 8 बजे कारवा शुरू हुआ और ब्लड डोनेशन कैंप नहीं था, वो एक रक्त महोत्सव था। उसमें पूना से लोग आए, हरिद्वार से लोग आए, नोएडा से लोग आए, पूरे भारतवर्ष से लोग आए। ब्लड डोनेशन कैंप तो सब जगह होते हैं, फिर भी इतनी दुनिया से लोग क्यों आए? ये हमें उनको पैशन जगाना होगा, उनको उठाना होगा। आज भी हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं,
अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैन यू इमेजिन, मैंने हर एफएम में भी 1 घंटे बाद आ रहा था कि एक ऐसा रक्त का महोत्सव होने जा रहा है 6 जुलाई को दिल्ली में। 5 किलोमीटर लंबा टेंट था, मर्सिडीज की 50 बसें लगाई गई थी क्योंकि गर्मी का माहौल था कि जो रक्तदाता है, रक्तदाता से बड़ा कोई दान नहीं होता, 2 ही दान सबसे बड़े होते हैं, एक कन्यादान और एक रक्तदान। तो उस रक्तदाता को कोई तकलीफ ना हो, मर्सिडीज की 50 बसें थी, कस्टमाइज कराई गई, 6-6 बेड उसमें लगाए गए। एक बार में 500 लोग डोनेट कर रहे थे। और एक बच्चे की तो मैं मिसाल देना चाहूँगा, उसको यूएस से जाना था पढ़ने के लिए। सुबह हमारा कैंप 7:55 पे शुरू हुआ। उसने कहा सबसे पहले मेरा ब्लड लीजिए, जबकि उसको ट्रैवल करना था 24 आवर्स। इससे बड़ी अवेयरनेस क्या हो सकती है ज़िंदगी में कि जिसको 24 आवर्स ट्रैवल करना हो। उसने कहा नहीं अंकल, पहले मेरा ब्लड लीजिए, मेरा ब्लड मेरे भारत माँ के नाम जाएगा, उसके बाद मैं यूएस जाऊँगा। तो इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी भी जैसे हमारे प्रधान सेवक मोदी जी, यदि हर बार हम मन की बात करें, उनका टॉपिक अलग होता है। कभी यदि वो बात करते हैं तो ऑर्गेनिक के ऊपर बात करते हैं, कभी बात करते हैं हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, कभी वो बात करते हैं तो ओबेसिटी के ऊपर बात करते हैं। तो ये पहले कब होता था? कभी नहीं होता था। पहले रेडियो में कभी कुछ सुना जाता था तो गाने सुने जाते थे, वो सब चीज़ें होती थी। ये मन की बात एक ऐसा पैशन हमारे प्रधान सेवक ने जगाया, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जन्मों जन्म तक चलता रहे, जब तक भारत देश रहेगा। उसी तरह ये मन की बात, चाहे इसका नाम बदल जाए, लेकिन ये जरूर चलना चाहिए। क्योंकि जब हमारे प्रधान सेवक एक बात कहते हैं, वो इंस्पायरिंग है। यदि आज मैं बात करूं, आज पूरे विश्व में वो विश्व गुरु हैं। कोई जगह की भी बात कर लो, वो उस छोटे से छोटे कंट्री में गए, उस बड़े से बड़े कंट्री में गए। और यूएस की यदि हम बात करें, आज तक सबसे बड़ा विश्व गुरु यदि किसी को देखा गया तो यूएस को देखा गया है, लेकिन उसको भी उन्होंने झुका दिया। तो जब पूरे विश्व में हमारा पताका लहराया गया है, तो मैं मानता हूं कि हमें भारतवासियों को तो अपने प्रधान सेवक की बात को जरूर मानना चाहिए और मन की बात को जरूर सुनना चाहिए। सुनकर, मैं ये नहीं कहता कि आप 100% उसको इम्प्लीमेंट करिए, कम से कम 30-40% तो उसमें से लीजिए, अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करिए। और मैं ऐसा मानता हूँ यदि हम उसको अडॉप्ट करेंगे, डिजीज वाइज बात करूँ, हेल्थ वाइज बात करूँ, डे टू डे लाइफ की बात करूँ, बहुत सारे चेंज हमारी ज़िंदगी में मिलेंगे। अच्छा, आप गौ सेवा भी आप करते हैं, ये विचार कैसे आया? ये एक, इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है कि आपको भी, आप खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इसे फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेट कहूँ, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री का नाम डिसाइड हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, उन्होंने उनको तो चेंज कर दिया एज ए होम मिनिस्टर, और जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, आज भी मैं इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 की, उस 1947 से 78 ईयर्स हो गए। हमारे 300 साधु संसद के बाहर गए, उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय माँ बनाना है। उनको सीधा भून दिया गया, वो सब लोग शहीद हो गए। ये आज तक बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में कि उन सबको संसद के गेट नंबर 2 के ऊपर सबको शहीद कर दिया गया, सीधी गोलियां चली और शहीद हो गए। क्या उन्होंने ही ये ठेका लिया था पूरे भारत देश का? नहीं। धीरे धीरे मैं उसके अंदर घुसता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, स्टडी करता गया। मुझे आज लगता है कि इससे अच्छा समय नहीं है, गौ माँ हमारी राष्ट्रीय माँ होनी चाहिए। क्योंकि गौ माँ में 33,000 देवी देवताओं का निवास है, वो जीती जागती माँ है हमारी। यदि आज भी हम उनको राष्ट्रीय माँ नहीं बना पाए, तो फिर कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब उनको हम अपनी राष्ट्रीय माँ नहीं बना पाएंगे। तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का हर सांस, जब तक मेरी ज़िंदगी की सांस है, सिर्फ एक ही सबसे बड़ी इच्छा है, और गौ माँ राष्ट्रीय माँ बन जाए। मेरी ज़िंदगी का यदि आज के समय में बात करूं,
तो एक ही सपना है जो मैं मानता हूँ बहुत जल्दी पूरा होगा। अच्छा, अभी ब्लड मैन ऑफ इंडिया का मैंने जिक्र किया था। आपने बताया कि आपके मन में ये कैसे आया और ये कैसे जर्नी आपकी शुरू हुई, लेकिन लोग कैसे जानने लगे इसके बारे में? इसमें सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो अवेयरनेस। पहले लोगों को क्या लगता था कि यदि हमने अभी ब्लड दे दिया फिर हम 3-4 महीने तक ब्लड नहीं दे सकते। कैन यू बिलीव, ऐसे मेडिकल कंसल्टेंट में एक बात आपको कहना चाहता हूं, 4 घंटे में पूरा ब्लड दोबारा बन जाता है, ओनली 4 आवर्स में। कई बार ऐसे पल भी मेरी लाइफ में आए हैं इन दिनों में कि मैंने 24 घंटे में 3 बार ब्लड दिया है और कोई एनर्जी लॉस नहीं है। रादर मैं कहता हूं कि जो बैड सेल्स थी वो चली गई, नई सेल्स हमारे अंदर बन गई। तो ब्लड डोनेशन से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लोगों की बड़ी भ्रांतियां रहती हैं इसके बारे में कि हमने एक बार ब्लड दे दिया हमें तो वीकनेस आ गई। जब मैं एक दिन में 24 घंटे में 3 बार ब्लड दे सकता हूं, उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो ब्लड डोनेशन कैंप आया, राष्ट्रपति महिमा ने मुझे 26 जनवरी 25 जनवरी को अपने यहाँ बुलाया। मेरा पूरा परिवार एज ए गेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भारतवर्ष के होते हुए वहाँ पर रहा। वहाँ मुझे ब्लड मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। लेकिन नाम है तो बड़ा आसान, कहना बहुत आसान है ब्लड मैन ऑफ इंडिया, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप तो हम लगाते हैं, लेकिन कैंप लगाने से काम नहीं होता। हम पहले चिन्हित करते हैं कि वो ब्लड किन किन जगह जा रहा है, क्योंकि ये हमारी आज भी विडंबना है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल है तो उसको सेंट्रल का जो ब्लड बैंक है उसी से ब्लड चाहिए। यदि एमसीडी का हॉस्पिटल है तो एमसीडी के ब्लड बैंक से उसको चाहिए। तो जब हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो हम चिन्हित करते हैं कि उसमें सब लोगों की टीम होनी चाहिए। उसमें स्टेट का जो ब्लड बैंक है स्टेट गवर्नमेंट का वो भी होना चाहिए, एमसीडी का भी होना चाहिए, सेंट्रल का भी होना चाहिए, आर्मी का भी होना चाहिए और प्राइवेट ब्लड बैंक्स भी होने चाहिए। क्योंकि प्राइवेट ब्लड बैंक्स का सिर्फ जो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी कॉरपोरेट छोड़ के, यदि आज मैं बात करूं फोर्टिस, अपोलो, इन सब की, वो तो सिर्फ ब्लड डोनर मांगते हैं। एंड कैन यू बिलीव कि सिर्फ एक मैचिंग चार्जेस होते हैं 248 रुपीज़, सिर्फ जो ब्लड ग्रुप को मैच करने के लिए लिए जाते हैं, वो भी हम एब्सोल्यूट फ्री कराते हैं। लेकिन यदि मैं कॉरपोरेट की बात करूं, वहाँ ब्लड डोनेशन इतना बड़ा उनका एक धंधा बन गया है, एक गोरख धंधा बन गया। वो लोग 50-50 हज़ार रुपये सिर्फ ब्लड डोनेशन के ट्रांसफ्यूज करने के लिए लेते हैं। वो कहते हैं जी इनके सारे तो टेस्ट होंगे सब, जबकि हम जब भी कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं हम WHO की जितनी गाइडलाइंस हैं सबको फॉलो करते हैं, सबके पूरे टेस्ट कंपाइल होते हैं, सब कुछ होने के बाद तब हम उस ब्लड को यूज कराते हैं किसी को भी। तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल आज 50,000 रुपये सिर्फ एक ब्लड यूनिट के ले लेता है, जबकि डोनर भी हमें खुद से देना होता है। तो देखिए कि हमारी विडंबना आज भी कितनी बड़ी है हमारे साथ, कि सब कुछ होते हुआते भी यदि किसी गरीब व्यक्ति की बात करूं कॉरपोरेट तक नहीं पहुंच पाता, और यदि वो पहुंच पाता है तो उसके साथ एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है कि उसका मकान बिक जाता है, उसकी घर बिक जाता है, उसकी खेती बिक जाती है, खेत बिक जाते हैं, और ये भी नहीं हमें पता होता कि उसका पेशेंट उसके साथ वापस जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर मेरा ऐसा मानना है कि सब लोगों को काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को इसके लिए अवेयरनेस रखनी होगी। आप हैं, मैं हूँ, मीडिया है। जो आज मैं बात करूं समाज सेवी की, NGO की मैं बात करूं, डॉक्टर्स की बात करूं, राजनीतिज्ञ की बात करूं, साधु संतों की बात करूं, ये सब कम्बिनेशन पूरे देश में सब लोगों को बनाना होगा। और यदि कोई गलत चीज हो रही है तो उसके अगेंस्ट सब लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सोचें कि मैंने बात कर ली, आपने बात कर ली तो काम हो जाएगा, नहीं। जब सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि हम उस हर बुरे काम को रोक पाएंगे। और मैं पिछले यदि 8-10 सालों की बात करूं तो देश में ड्रास्टिक चेंज आए, चाहे मैं GDP के रूप में बात करूं, चाहे मैं कल्चर के बारे में बात करूं, चाहे मैं संस्कारों के रूप में बात करूं, हर तरीके से चेंज आया है, जो आज से करीबन ये 1950 में आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं मानता हूं कि जब जागो जब सवेरा,
आज हम जाग रहे हैं, इससे अच्छा कोई पल नहीं। ये तो वाकई। लेकिन एक बात बताइए, ये जो इतनी सारी जिम्मेदारियां इस वक्त आप निभा रहे हैं, चाहे गौ रक्षा है या फिर ब्लड डोनेशन कैंप्स को लेकर, ये इतनी ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है? सिर्फ वो देने वाला परमपिता परमेश्वर है और कोई नहीं है। उसके बाद यदि कोई आपके साथ साक्षी होता है तो आपके माँ बाप होते हैं। माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई जीते जागते भगवान है तो आपके माँ बाप हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो मेरी तो ऊर्जा सिर्फ सबसे पहले ऊपर वाला, सेकंड मेरी ऊर्जा के स्रोत मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ। और एक चीज़ और बड़ी डिपेंड करती है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी है। यदि आपकी सराउंडिंग्स में वो पॉजिटिव लोग आपके साथ हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको जीना, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो जीने की कला ही बदल जाती है। आज मैं बात करूं, मैं भी यदि आज से 5-7 साल 10 साल पहले की बात करूं, मैं भी सिर्फ अपने काम के साथ बिजी होता था। लोगों की अक्सर ये कंप्लेंट रहती थी कि काम तो हो जाता है, आपसे मिलना नहीं होता। आज ये होता है कि उनके यहाँ कोई सुख है या दुख है तो मैं उनके इन्विटेशन से पहले उनके यहाँ पहुँचा होता। तो ये चेंज कराने वाला कौन है? वो डिवाइन शक्ति कौन है? ऊपर वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, आप वैसे तो आज आपकी पोशाक ही सब कुछ जी दर्शकों को डिस्क्राइब कर रही है, लेकिन आपके हिसाब से मैं समझना चाहती हूँ, सनातन क्या है? क्या समझते हैं आप सनातन को लेकर? देखो, ये एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सनातन है क्या? लोगों को अभी तक सनातन पता ही नहीं, सनातन है क्या। सनातन का ना कोई आदि है ना अंत है। सनातन यदि हम बात करें तो 10,000 साल से भी पहले की यदि हम बात करें, तब से सनातन चला आ रहा है। और सनातन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यज्ञ से हुई। सनातन की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है। इसमें कोई कास्टिज्म नहीं है। लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की भावना सनातन है। हिंदुत्व की भावना सनातन नहीं है। सनातन क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सनातन है जो भारत माँ के लिए कंट्री फर्स्ट की भावना रख के देश के लिए काम कर रहा है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, वो सनातनी है। कास्टिज्म को इससे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं बात करूं, मैं इसके अंदर बहुत डीप तक गया। इसका ना आदि है ना अंत है। और सनातनी हर देश का वो वासी सनातनी है जो देश के लिए अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, हमारी भारत माँ को अपनी माँ मानकर काम कर रहा है, वो सनातनी है। लेकिन अभी अगर आपसे एक सवाल किया जाए, क्योंकि आप समाज सेवा अभी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लोग अगर जानना चाहें, या अगर मैं आपसे खुद के लिए पूछूं, तो आप अपने आप को बिजनेसमैन के तौर पर देखते हैं या फिर समाज सेवी के तौर पर? समय बदलता गया, कारवा बढ़ता रहा। यदि मैं आज की मैं बात करूं, मैं एज ए बिजनेसमैन बहुत अच्छा, मैं मानता हूं परमपिता परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। लेकिन समय के साथ चेंजेज आते गए। यदि आज की मैं बात करूं तो मैं अपने आप को समाज सेवी कहलवाना ज़्यादा पसंद करता हूं। और ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये जो आत्मा हमारे अंदर निवास करती है उसकी आवाज़ है। वो कहती है कि आपका पथ बदल गया, आपका रास्ता बदल गया। और आप सोच नहीं सकते, कई बार 48 आवर्स तक भी मैं अपने घर नहीं जा पाता, कुछ खा नहीं सकता, और वो एनर्जी दे रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मेरा पथ बदल चुका है। मैं आज की मैं बात करूँगा तो मैं अपने आप को समाज सेवी के रूप में ये लोगों से चाहता हूँ कि मुझे समाज सेवी के बारे में लोग बोले। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे मुझे लगता है किसी भी राज्य के गवर्नर या मुख्यमंत्री अभी ऐसे नहीं है जिन्होंने आपको अवार्ड से ना विद द नवाजा। ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ भारत 24 चैनल, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे मैं अवार्डेड ना हूँ। उसके अलावा 25 से 30 कंट्री भारत से अलग, उन सब की पार्लियामेंट से अवार्डेड हूँ मैं। आज के टाइम में अवार्ड्स ऐसे भी हैं, आजकल लोग ये सब करने लग गए नए नए तरीके से। वो अवार्ड्स नहीं होते मेरे जो अवार्ड्स होते हैं वो स्टडी बेस्ड होते हैं। वो लोग रिसर्च करते हैं मेरे ऊपर, तब वो लोग इनवाइट करते हैं। तो 99% मुझे जो अवार्ड्स मिलते हैं, चाहे तो गवर्नर हाउस के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये गौरव है उस भारत का। मैं अपने आप को ऋणी मानता हूँ उस भारत माँ का कि मुझे उसने वो संस्कार दिए कि मैं भारत में तो सही, लेकिन भारत के अलावा भी उन
कंट्रियों में जाके अलग जगाया है, और ये जगाता कौन है? वो डिवाइन शक्ति। और वो डिवाइन शक्ति कौन है? भारत माँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जब लंदन पार्लियामेंट में आपको अवार्ड मिला, कैसा फील हुआ उस वक्त आपको? उसके पीछे एक कहानी है। जब सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी यूके गए, उन्होंने कहा एक अवार्ड आप इंडिया के लिए शुरू करिए, उसका नाम है भारत कीर्तिमान अवार्ड। उन लोगों ने सुना, उन्होंने कहा ठीक है, हमें थोड़ा वक्त लगेगा। वहाँ क्योंकि आज भी यदि मैं यूके यूएस की बात करूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ सब जगह कुछ गलत हैं कुछ अच्छी हैं, लेकिन वो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं। जिस तरह मैं एक बात आप ही के यहाँ करना चाहता हूँ अपने श्रीमुख से, भारत 24 में मनोज जिज्ञासी जी जो काम कर रहे हैं, वो जो इतना बड़ा एक प्रोग्राम लेके आए हैं एमजे, वो रिसर्च करते हैं। उन्होंने जब मेरा प्रोग्राम किया था, मेरा चाइल्डहुड के फ्रेंड्स से उन्होंने वो वहाँ तक पहुँच गए, मेरे होम टाउन तक पहुँच गए। मेरी 48 सालों की जर्नी, पूरी जर्नी उनके पास थी कि मैं बचपने में 4 साल का था तो कैसा था, 10 साल का था तो कैसा था। उसी तरीके से जिस तरीके से वो करते हैं, इस तरीके से यूके ने करीबन 3 साल लगाए मेरे ऊपर, रिसर्च की, डॉक्यूमेंटेशन मांगे। उसके बाद आज तक का सिर्फ एक बार भारत कीर्तिमान अवार्ड मिला है, तो मुझे मिला, उस भारत माँ के सपूत को मिला, पार्लियामेंट के अंदर मिला। उसके बाद भी अभी तक किसी को इसके लिए चिन्हित नहीं किया गया है। आज तक एक ही अवार्ड मिला है, भारत कीर्तिमान अवार्ड, जो मुझे सौभाग्य मिला उस परम पिता परमेश्वर के। तो ये जो इतने सारे अवार्ड्स आपको मिलते रहते हैं, करते क्या हैं आप इन अवार्ड्स का? अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो सब अलमीरा, वॉल्स, रूम सब भर गए। अब मैं ऐसा करने लगा हूँ कि जो बच्चे इंस्पायरिंग हैं या कुछ वो कुछ करना चाहते हैं, धीरे धीरे मैं अपनी कलेक्शन उन लोगों को देने लगा कि वो उस कलेक्शन को लें, अपने साथ संजोएं और संजो के उसमें से कहीं ना कहीं अपने आप को इंस्पायर कर लें। क्योंकि जब भी यदि हम किसी ट्रॉफी की बात करें, ये मान सम्मान हमारी किसी ना किसी ऊर्जा को जोड़ते हैं, या हमारा कुछ ना कुछ जो कंट्री के लिए कुछ अलग काम किया होता है उसको जोड़ते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जो यूथ हैं, यदि आज की मैं बात करूँ, यदि भारत का भी सिनेरियो देखेंगे आप, तो पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी को बना दिया जाता है, जिनको ये सपनों में भी नहीं था कि मैं 45 ईयर्स का हूँगा और मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँगा। जो देश की क्या पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, आज उसको यदि लीड कर रहे हैं तो नवीन जी कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसके पीछे एक विजन है कि यंगस्टर्स को आगे लाना है। यंगस्टर्स जो किसी दूसरी राह पर चल पड़ते हैं, उन सबको उस राह से हटाकर कहीं ना कहीं भारत माँ के वो सपूत बनाना है कि उनके अंदर वो भावनाएं आए। तो मैं अपने अवार्ड्स को अब यंगस्टर्स को देने लगा हूँ और उनको कहता हूँ, बेटा संभाल के रखना इसको, इसमें बहुत सारी यादें बसी हैं और इसमें से जो ले सकते हो ले लेना, अपनी ज़िंदगी में संजो लेना। लेकिन अभी जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा या फिर जो तस्वीरें देखी, मुझे लगता है कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी अभी तक नहीं है जिसके साथ आपने मंच शेयर ना किया हो। अलग अलग कंट्रीज़ में, अभी जैसे लंदन पार्लियामेंट का मैंने जिक्र किया, दुबई में आपको सम्मानित किया गया, तो ये वाला रूप आपका है कौन सा? मतलब हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। देखो, मैं ऐसा समझता हूँ कि सनातन के लिए हम काम कर रहे हैं, गौ रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। ये क्यों आया, क्यों मेरी लाइफ में ये सेलिब्स के साथ क्यों आया, इसके पीछे भी एक रीजन है। आज के जो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी वो कैसे बनते हैं? जब उनकी फैन फॉलोइंग होती है। यदि मैं किसी चैनल की बात करूं तो उसको डिसाइड करते हैं टीआरपी से डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। तो उनको भी यदि किसी को सेलिब्रिटी बने हैं वो, तो वो कहीं ना कहीं उस फैन फॉलोइंग से बने हैं। लेकिन वो लोग आजकल क्या करने लगे कि मुखौटा पहन लेते हैं या साइड से चलना पसंद करते हैं। वो ये कभी समझते ही नहीं कि उनकी फैन फॉलोइंग ही सब कुछ है। ये मेरा विजन है उन लोगों के साथ, उनको वापस लाना है उस ट्रैक के ऊपर। उसमें भी मैंने एक नई स्टोरी प्लांट की हुई है कि जो लोगों से वो बचते हैं, लोगों से बचना नहीं, डिसिप्लिन तो बनाओ। यदि आपको कोई डिसिप्लिन बनाना है कि आप सेल्फी नहीं चाहते कि सेल्फी ना लें, आपके साथ सेल्फी ना दें, लेकिन अपने जो फैन फॉलोइंग है उसको ना रोकें, साइड से ना निकलें वो लोग। और मैं पिछले कुछ दिनों में मैं आईफा में चीफ गेस्ट रहा, जहाँ शाहरुख खान उसको होस्ट करते हैं। शाहरुख खान तक मैं चीन ले आया हूँ
और एक जीता जागता एग्जाम्पल यदि मेरी ज़िंदगी में है, रंजीत जी जो विलन है वो 86 ईयर्स के हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा मूवी बनाई है उन्होंने। वो सबसे पहले किसका हाथ पकड़ते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो गार्ड होता है होटल का, उसे बोलते हैं आओ मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचा लो, क्योंकि वो गार्ड कभी मुंबई में जाके उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकता। तो ये जो इंस्पिरेशन रंजीत जी ने जो लोगों के बीच में कर रहे हैं और इस एज में कर रहे हैं, ये उन सब सेलिब्रिटी को करना चाहिए जो आज के युग में है। उन सब लोगों को अपनी फ़ैन फॉलोइंग, जो लोग कभी उनसे एक ऑटोग्राफ मांगते तो ऐसे पेज झटक देते हैं उसका, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मैं उनके अंदर ये चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। उनसे मेरे कितने अच्छे रिलेशन बनते गए, कारवा बढ़ता गया कि अपनी फ़ैन फॉलोइंग जिसकी वजह से आज आप हैं उसको कभी नहीं छोड़िए, क्योंकि यदि हम जीते हैं तो इस भारत माँ, इस धरती के जीने वाले हैं। यदि वो भारत माँ में वहाँ रख सकती है तो नीचे भी 1 मिनट नहीं लगता लाने में, और आप नीचे कितने फुट नीचे होंगे ये सिर्फ गॉड जानता है, भगवान जानता है। तो ये हम सबको ये भी सोचना होगा कि यदि हम सबसे बड़ी बुलंदियों पे हैं तो हमें यहाँ आने में 1 मेगा सेकंड भी नहीं लगेगी। तो उस परमपिता परमेश्वर को मान के जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसको कभी आप कम ना करें। तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न उन सब लोगों के साथ यही है। उनको मैं कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग हम ही लोगों के बीच में से हैं, तो अपने अंदर भी आपको चेंज लाने पड़ेंगे। आप जो कट के निकल जाते हैं साइड से, वो नहीं करना है आपको। अच्छा, एक बात बताइए, 6500 ऐसे परिवार हैं लेप्रोसी के जो आपने अडॉप्ट किए हुए हैं, ये विचारधारा आपके मन में कैसे आई और इसके पीछे की मंशा क्या थी? आज से 25-30 साल पहले बालाजी मंदिर है, जमुना बाजार मंदिर है, ये लोग ट्राई साइकिल से वहाँ पे जाते हैं। उनकी जो कंडीशन होती है, लेप्रोसी है क्या, पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। लेप्रोसी एक बैक्टीरिया हुआ आज से 100-150 साल पहले, उस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और उसको चिन्हित कब किया गया, राजस्थान के एक छोटा सा गांव था, उसमें लोगों के कंकाल रखे हुए थे। उन कंकालों से ये पता चला कि एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया की वजह से लेप्रोसी होता है। उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, उनके पैर जो है वो ऐसे मुड़ जाते हैं, उनको फिर कट करना पड़ता है, उसे एम्पुटेशन बोलते हैं हम जब उसको काटते हैं। कितना दर्दनाक वो समय हुआ जब किसी की उंगली कट जाए, पैर कट जाए। और तीसरा क्या, जब वो समाज से भी हट जाए। हर सामाजिक व्यक्ति उनको इस दृष्टि से देखता है कि ये तो कहीं और से आए हैं, जबकि सच बात यह है मैं उनको अपनी गोद में अपने साथ अपने दिल में लगाता हूँ। अभी मैंने वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया था, अभी बहुत हाल ही में बात कर रहा हूँ, 15-20 दिन पहले। वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, जो फैलने वाली डिजीज है, किसी को हमने टच कर लिया तो उसको कम्युनिकेबल कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो टच करने से कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों का मिथ्या है कि हम इन लोगों से अलग रहेंगे। मैं उन 6500 परिवारों के साथ, यदि होली की मैं बात करूं तो मैं होली भी उन्हीं के साथ मनाता हूं, दीपावली की बात करूं तो दीपावली भी उनके साथ मनाता हूं। और ये वायदा करके आता हूं उनको कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें या राशन के बारे में बात करें या किसी बीमारी के बारे में बात करें, मैं 24 घंटे 365 दिन आपके साथ खड़ा हूं। वो मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। 6500 परिवार, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है वो। आज भी जो मूलभूत जितनी सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। मैं कहता हूं आप मेरे पास आइए, मैं आपके पास आऊंगा, वो सब चीज़ें आपको दिलवाऊंगा जो आपको ज़रूरत है। उसके अलावा लेप्रोसी के ऊपर अब कंट्रोल हो रहा है। पहले था जब कोई मेडिसिन नहीं थी या कोई उनकी तरफ नहीं देखता था। अब भारत सरकार बहुत सारी काम उन लोगों के लिए कर रही है। तो उनके जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो नेक्स्ट जनरेशन नॉन लेप्रोसी है, वो लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। मैंने उन बच्चों की एजुकेशन लेता हूँ। मैं वो बच्चा आज मुझे बड़ा प्राउड होगा आपके साथ ये बात बताने में कि वो बच्चे आज LLB करके एडवोकेट बन गए, इंजीनियर बन गए, किसी स्कूल में टीचर बन गए, कोई नर्स बन गए। तो आज वो बच्चे जब कहीं ना कहीं भारत का गौरव बढ़ा रहे होते हैं तो मुझे मेरे दिल और आत्मा को कितनी खुशी मिलती होगी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं ये मैसेज कहीं ना कहीं देना चाहता हूँ कि उन सब लोगों को प्यार करो। जरूरी नहीं कोई घटना आपकी ज़िंदगी में हुई हो, ये तो हमें नहीं पता ना कि पूरी ज़िंदगी बिताने में कोई घटना कब किस टाइम हमारे साथ हो जाए। तो उन लोगों की जो दुआएं हैं ना, वो उस टफ टाइम में हमारी ज़िंदगी में काम आ जाएगी।
तो उन सब लोगों से परहेज ना करो, उनके साथ जिंदगी जियो, उनको भी गले लगा लो। आप सोचोगे होली के ऊपर मैं 200 किलो चंदन लेके जाता हूँ, चंदन का टीका लगाता हूँ पिपरमेंट घोल के, फूल लेके जाता हूँ तो 1000 किलो फूल लेके जाता हूँ कि उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं हम लोग, क्योंकि आज से पहले उनके होली मनाने वाला ही कोई नहीं होता था। एक नई ड्राइव और मैंने स्टार्ट की उन लोगों के लिए। कोई व्यक्ति आया मेरे से, किसी का कोई, मैं किसी की हेल्प कर पाया, देखो करने वाला तो ऊपर वाला है, वो तो किसी को बनाता है कि वो किसी की हेल्प करेगा। तो मैं उन लोगों से एक वायदा ले लेता हूँ कि जब आपका कुछ काम हो जाए आप वहाँ पर जाकर 21 किलो फ्रूट बांटाना, 60 किलो लड्डू बांटाना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो जब भी हमारा कोई काम होता है तो हम ऐसी मन्नत मांगते हैं कभी भगवान से, उस परमपिता परमेश्वर से, लेकिन हम उस चीज़ को यूटिलाइज वहाँ जाके करें जहाँ उसकी रियल ज़रूरत है। जहाँ उन्होंने सेब नहीं खाया हुआ होता, वो सेब की इंतजार करते हैं, केले की इंतजार करते हैं, फ्रूट की इंतजार करते हैं, उस लड्डू की इंतजार करते हैं। तो मैंने ये ड्राइव और इसके साथ एड ऑन किया कि ज़िंदगी में यदि मैं किसी का कोई भी काम कराऊंगा उसके बदले वो लेप्रोसी जाएगा, उन लेप्रोसी परिवारों से मिलेगा और उनको अपने हाथों से बांट के आएगा। ऐसा नहीं वो किसी सर्वेंट को बेच के वहाँ चलो कार बेच दी उसने बट गया, खुद जाएगा वो। ये मैं उनसे वायदा लेता हूँ और मैं इसको पूरा कर पा रहा हूँ उस परमपिता परमेश्वर की वजह से। तो मैं उस भगवान को, उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिस राह पर वो मुझे लेते जाते रहे हैं, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं किस राह पे जा रहा हूँ। अभी आपने एक नई मुहिम भी शुरू की जो खंडित मूर्तियां हैं उनसे रिलेटेड रथ सेवा की, इसके बारे में आप थोड़ा सा ज़रा बताइए, विज़न क्या है इसके देखो पीछे? हाँ। एक ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में। एक पटका होता है जो सम्मान के लिए दिया जाता है, उस पटके में भगवान जी का कोई नाम लिखा होता है, भगवान जी का कोई फोटो होता है। प्रोग्राम हुआ, साइड में रखा, वो चले गए। हमारे घर में जब तक भगवान जी थे वो मूर्ति थी, बिल्कुल सही थी, थोड़ी सी कुछ खंडित हुई उसको चाहे तो हम डस्टबिन में डंप कर देते हैं, या बहुत अच्छा मौका देखते हैं कि पार्क में जाते हैं, कहीं पेड़ दिखता है उसके पास रखाते हैं। क्या वो भगवान नहीं है? भगवान है ना वो। जब हमने उनको अपने मंदिर में सजाया था, प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, तो हमारे भगवान है ना वो। अब हम जरा से खंडित हो गए तो उनको पार्क में रखा है, डस्टबिन में डंप कर दिया। ये मेरे मन में एक इच्छा जागी कि जो भी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां, उसके लिए हमने एक बड़ा रथ बनाया है। वो हाउस टू हाउस जाएगा, पार्क टू पार्क जाएगा, उन सब मूर्तियों को इकट्ठा करेगा। उन मूर्तियों को इकट्ठा करके फिर हम लोग, जैसे पीतल की मूर्तियां होती हैं, उसको अपने हाथों से साफ करते हैं और वो मूर्ति ऐसी बन जाती है जो पहले भी नहीं होगी, उससे अच्छी मूर्ति बन जाती है। जो पीतल की, ब्रास की, इन सब की नहीं होती, उन सब का हम खाद बना लेते हैं, वो पौधों के रूप डालते हैं। और जिसका कुछ भी नहीं हो पाता, जिसका हम खाद भी नहीं बना पाते, उसको हम मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं, वहां दबाते हैं और उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा देते हैं। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये रथ एक रथ बना है जिसको हमने चला दिया। हर व्यक्ति को उस रथ का सारथी बनना होगा। हमें खुद भी अपने आप से देखना होगा, यदि कोई मूर्ति खंडित हुई है तो उस मूर्ति को हम ठीक कर सकते हैं, करा सकते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा दोबारा कराइए और उसको वापस अपने मंदिर में रखिए। सिर्फ ये ऐसा कोई संत नहीं कि सिर्फ उसको संत ही करेगा, हम खुद से करते हैं ना, खुद से करो। जब आप लाए थे कहीं से, जब पहली बार आप किसी शॉप से लेके आते हैं तब भी तो खुद खरीद के लेके आते हैं। तो बाद में क्या हो गया कि वो जरा सी क्रैक हो गई तो हमने उसको, उसे खंडित मूर्ति मानकर कहीं ना कहीं रख दिया? नहीं, हम सब लोगों को ये चीज माननी होगी। यदि हमें कोई पटका मिलता है, उस पटके को अपने घर में जाके अपने मंदिर में संजो लो, क्योंकि उस पर नाम लिखा है जय श्री राम, राम जी की उसके ऊपर एक फोटो बनी है। और आज के जो कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स, यूजुअली क्या होता है कि कार्ड का काम हुआ, गाड़ी में कार्ड छूट गया और खत्म हो गया। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि यदि आप इनविटेशन कार्ड पर किसी भगवान जी का फोटो यूज करते हैं, यूजुअली गणेश जी का फोटो यूज किया जाता है, तो चाहे तो उस फोटो को निकाल के आप अपने मंदिर में संजो लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए, लेकिन उसको फेंके ना। आज तो क्या होता है, गूगल मैप से रास्ता देखा, डेस्टिनेशन देखा, कार्ड वहीं हुआ डंप और काम खत्म। वो लोगों के पैरों से निकल रहा होता है। तो भगवान जी किसी के पैरों से जा रहे हैं, इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है?
लेकिन एक बात बताइए, अभी हम चूंकि थोड़ी देर पहले गौ माता का जिक्र कर रहे थे, आपने भी अभी कहा कि आप इवन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्र माता का दर्जा मिले, लेकिन ये आपको लगता है कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्या क्या करना होगा इसके लिए? इसके पीछे मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और जिसके ऊपर बहुत अच्छे से काम चल रहा है। आपको अभी बड़ा अच्छा लगेगा, जिन लोगों को उस टाइम भूना गया था, उस पार्लियामेंट के गेट के बाहर मैं भारत की जो गाय माँ हैं उनको वहाँ लेके आया सजाकर। पार्लियामेंट के आसपास की सराउंडिंग में 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में 144 लगी होती है। 144 का मतलब ये है कि 2 से 3 लोगों से ज़्यादा आप वहाँ नहीं जा सकते, कोई शोरगुल नहीं कर सकते। हमने वहाँ पे गौ माता आई, गौ माता को अच्छे से वस्त्र पहनाए और 2-2, 3-3 लोगों को बुलाया, 2-2, 3-3 लोगों से कुछ ना कुछ हवन कराया, कुछ ना कुछ चारा लेके गौ माता के लेके आए। और साथ साथ जो लोग शहीद हुए थे उस टाइम में 1947 के समय में, उसी पार्लियामेंट के गेट के बाहर हम लोग बैठे, 2-2, 3-3 लोग बैठते रहे, रूल भी पूरा फॉलो हो गया और उनको भी पूरी यादें जो थी उनकी वो फिर संजोली। तो जो यादों का पैशन है वो हमें दिलाता है वो सब बातें, लेकिन अभी भी इसके पीछे बहुत बड़ी जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? हम सनातनी कहते हैं कि सनातन आज हमारा देश बदल रहा है, हम सनातनी हो गए। उन सब सनातनियों की जरूरत है, उन सब साधुओं की जरूरत है जो संत साधु हैं। उनको भी एक ड्राइव बनानी होगी कि जो गाय माँ है उसको राष्ट्रीय माँ बनाना है। और जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने हमारे प्रधान सेवक जो बात करते हैं, मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये संसद के अंदर ये बात हो जानी चाहिए। और वो तभी हो पाएगी जब हर समाज सेवी, हर संत इस मुहिम को आगे लेकर जाएगा। और मैं ऐसा समझता हूं यदि तीनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो ये मेरा जो एक सपना है गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना, मुझे ऐसा लगता है मैं कभी का इसको पूरा कर दूंगा। और ये मैं पूरा करने वाला नहीं हूं, वो भारत देश के वो सब लोग पूरा करेंगे जो भारत माँ को अपनी माँ मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी चूंकि अब हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो अभी दर्शक भी जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय का भी अभाव है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आरएसएस और बीजेपी मिलकर आपको चाहें कि आप राजनीति में आएं, तो आपका स्टेप क्या होगा उसके रिगार्डिंग? देखो, यदि मैं आज की बात करूं, पार्टी कभी चाहेगी तो मैं ज्वाइन जरूर करूंगा, ऐसा नहीं ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन मेरे दिल में एक बात हमेशा रहेगी कि मेरी जिंदगी जीने की जो राह है वो मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा है। यदि मैं उस माहौल में जाकर उसको एडॉप्ट नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि वहाँ जाके मुझे रेस्ट्रिक्शंस लगने लगेंगी, तो मैं ऐसी राजनीति को धिक्कार दूंगा और मैं उससे वापस आ जाऊंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी का जो पथ है, पथ तो एक ही है, मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा। अच्छा, आखिरी बिल्कुल क्वेश्चन है आपसे, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जाते जाते अपने दर्शक क्या, मैं पूरे समाज के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को, जो हम जिंदगी जीते हैं, अपने लिए तो जीते ही हैं, अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। और जब आप अपनी ज़िंदगी में से कुछ समय, मैं ऐसा नहीं कहता कि फाइनेंस के रूप में, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसको स्माइल करके, कोई ओल्ड एज के लोग हैं उनको रास्ता पार करा के, यदि आप जो है ये भी कर दें तो ये भी एक मानव सेवा है। गौ माँ के साथ जाके आप खेल लें, मैं नहीं मानता कि आपको कोई चारा लेके जाएं, कोई गुड़ लेके जाएं, 10 मिनट उनके साथ खेल के तो देखो। जब आप गौ माँ के साथ खेल के देखोगे तो आपको फील होगा कि जो स्ट्रेस भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, आज यदि मैं बात करूं, यंगस्टर्स की ही बात करूं, 90% लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। यदि वो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा पथ बदल दें, लोगों के लिए कुछ ना कुछ जीना सीख जाएं, कुछ उनके अंदर ऐसी भावना आ जाए, ऐसे संस्कार आ जाएं कि मुझे अपने लिए तो जीना ही है, लेकिन साथ साथ मुझे उस भारत माँ के लिए भी जीना है। तो यदि हम उस भारत माँ के लिए जीना शुरू कर दें, उन सब समाज के लोगों के साथ जीना शुरू कर दें, तो मैं ऐसा समझता हूँ जो टफ से टफ टाइम भी यदि हमारी ज़िंदगी में आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ चला जाएगा। तो मैं तो चलते चलते एक ही बात कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को उस भारत माँ में समर्पित कर दो। भारत माँ के बेटा बनकर
उस मानव सेवा, स्वास्थ्य और गौ सेवा में लग जाओ, और जो आज हम कर सकते हैं इससे अच्छा समय हमारी ज़िंदगी में ना आया ना आएगा। आज से ही लग जाओ। और मैं मानता हूँ जब भारत 24 इस बात को लोगों के बीच में लेकर आएगा, जिस दिन जो लोग उसको सुने उस दिन से कहीं ना कहीं अपने अंदर से कसम ले लें कि हमें वास्तव में जीना है तो भारत माँ के लिए जीना है और भारत देश के लिए जीना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। आज बहुत सारे हमारे वो दर्शक जिन्होंने आपको सुना, और जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है, और शायद हमारे दर्शकों को भी अब ज़रूर ये समझ आएगा कि किस तरह से वो भी समाज सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। वंदे मातरम।